पिछले पार्ट में हमने देखा था कि टेलर एक रहस्यमयी ग्रह पर पहुंचा जहां इंसानों का नहीं बल्कि बंदरों का राज था। वहां इंसानों का शिकार किया जाता था और उन्हें जानवरों से भी बदतर समझा जाता था। कई खतरों से बचते हुए टेलर ने इस दुनिया का सबसे बड़ा राज खोल दिया। आखिर में टेलर को पता चला कि यह कोई दूसरा ग्रह नहीं बल्कि तबाह हो चुकी धरती ही थी। अब देखते हैं कि इस भयानक दुनिया में आगे टेलर का सामना किस नए खतरे से होने वाला है। टेलर नोवा को साथ लेकर अपनी तलाश जारी रखता है। इसी बीच टेलर की भेजी हुई लोकेशन अर्थ तक पहुंच जाती है, जिसके बाद वहां से तुरंत एक और स्पेसशिप रवाना कर दी जाती है। लाइट स्पीड से सफर करते हुए वह स्पेसशिप भी आखिरकार इसी रहस्यमयी दुनिया तक पहुंच जाती है, लेकिन किस्मत फिर साथ नहीं देती और स्पेसशिप क्रैश हो जाती है। इस हादसे में कैप्टन जॉर्ज बुरी तरह घायल हो जाता है और कैप्टन जॉर्ज की जान मुश्किल से बची होती है। एस्ट्रोनॉट बुकर कैप्टन जॉर्ज को हिम्मत देते हुए समझाता है कि घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस प्लैनेट पर अर्थ जैसी हवा भी है और सूरज भी, इसलिए यहाँ जिंदा रहना मुमकिन है। लेकिन जॉर्ज की नजर क्रैश से पहले स्पेसशिप के पैनल पर दिखे समय पर अटक जाती है। वहां साल 3900 के बाद का समय दिखाई दे रहा था। जॉर्ज को तुरंत एहसास हो जाता है कि अर्थ पर जॉर्ज की पत्नी और बच्चे अब इस दुनिया में नहीं होंगे। यही सोच जॉर्ज के अंदर से सारी उम्मीद खत्म कर देती है और कुछ ही पल बाद जॉर्ज अपनी चोटों की वजह से दम तोड़ देता है। बुकर जॉर्ज को वहीं दफना देता है, लेकिन बुकर को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि अब बुकर के सामने क्या आने वाला है। तभी दूर से नोवा घोड़े पर सवार होकर वहां पहुंचती है। नोवा बिना रुके आगे बढ़ने लगती है तो बुकर नोवा को रोककर पूछता है कि नोवा कौन है और यह जगह आखिर है कहाँ। फिर बुकर अपना हथियार नीचे रख देता है ताकि नोवा डर न जाए। बुकर अपने तरीके से खुद का परिचय देने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही देर में बुकर को समझ आ जाता है कि नोवा बोल ही नहीं सकती। तभी बुकर की नजर नोवा के गले में पड़े उस पेंडेंट पर जाती है जिस पर टेलर का नाम लिखा होता है। बुकर के मुंह से टेलर का नाम सुनते ही नोवा के दिमाग में कुछ दिन पहले की सारी बातें ताजा हो जाती हैं। उस वक्त नोवा टेलर के साथ घोड़े पर सफर कर रही थी कि अचानक पहाड़ों के बीच एक अजीब सी आग भड़क उठी। पहली नजर में यह साधारण जंगल की आग लग सकती है, लेकिन यहीं एक ऐसा राज छिपा है जिसका सच आगे चलकर सब कुछ बदल देगा। आग से निकलने के बाद मुश्किलें खत्म नहीं होती। कुछ ही देर में चारों तरफ खतरनाक बिजली गिरने लगती है और अचानक जमीन फटकर धंस जाती है। जब सब कुछ शांत होता है तो टेलर समझ जाता है कि अब टेलर और नोवा का साथ रहना सुरक्षित नहीं है। इसलिए टेलर अपना पेंडेंट नोवा को दे देता है और नोवा को साफ हिदायत देता है कि किसी भी हाल में किरा के पास पहुंचकर मदद मांगना। इसके बाद टेलर अपने हथियार से सामने खड़े पहाड़ को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल टेलर गहरी खाई में गिर जाता है और सीधे एक रहस्यमयी जगह पर पहुंच जाता है। आखिर टेलर को वहां किसने पहुंचाया और टेलर के पीछे कौन सी ताकत काम कर रही है, इसका जवाब अभी मिलना बाकी है। यही सब याद करते हुए नोवा फिर से वर्तमान में लौटती है। बुकर नोवा के चेहरे के हाव भाव देखकर काफी कुछ समझ जाता है। अब बुकर को सिर्फ टेलर को ढूंढना है, इसलिए बुकर तुरंत घोड़े पर बैठ जाता है और नोवा से रास्ता दिखाने के लिए कहता है। नोवा बुकर को लेकर सीधे इंसानों की बस्ती तक पहुंचती है। बुकर और नोवा दोनों छिपकर वहां चल रही एक अहम बैठक सुनने लगते हैं। वहां नया जनरल अपने सैनिकों के सामने जोशीला भाषण दे रहा होता है। जनरल बताता है कि समुद्र किनारे का इलाका पिछले 100 साल से बंद पड़ा है, फिर भी जंगली लोग बार बार आकर सैनिकों का अनाज चुरा ले जाते हैं। लेकिन अब वक्त बदल चुका है, उनका नया दौर शुरू हो चुका है और अब सैनिकों को अपनी सीमा बढ़ानी होगी। जिन जमीनों पर कभी इंसानों का कब्जा था, उन्हें फिर से हासिल करना ही जनरल का अगला लक्ष्य है। इतना कहते ही जनरल सभी सैनिकों को युद्ध की तैयारी करने का आदेश दे देता है। अब इंसानों की भीड़ उस नए फैसले के साथ बहती चली जा रही थी, इसीलिए रिसर्चर किरा के पास भी जनरल का समर्थन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। लेकिन उधर बुकर और नोवा वहां से चुपचाप निकलने ही वाले थे कि तभी पहरेदारों की नजर बुकर और नोवा पर पड़ जाती है। पहरेदार तुरंत पीछा शुरू कर देते हैं। झाड़ियों में हलचल देकर बिना कुछ सोचे पहरेदार 2 गोलियां चला देते हैं और पहरेदारों को लगता है कि कोई बच नहीं पाया, इसलिए वे वापस लौट जाते हैं। लेकिन उन गोलियों में से एक बुकर की बांह को हल्का सा छूकर निकलती है। चोट तो मामूली होती है, मगर अब हालात पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुके होते हैं। ऐसे में नोवा सीधे बुकर को किरा और कोनी के पास ले जाती है। किरा जैसे ही बुकर को देखती है, एक पल के लिए चौंक जाती है। किरा को पहली नजर में यही लगता है कि कहीं टेलर का चेहरा तो नहीं बदल गया, लेकिन अगले ही पल बुकर साफ कर देता है कि बुकर खुद भी टेलर की तलाश में आया है। बुकर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर यहाँ क्या हुआ है और बुकर इस वक्त किस जगह पर मौजूद है। तब कोनी नक्शा निकालकर टेलर के जाने का पूरा रास्ता समझाता है, जबकि किरा बुकर की घायल बांह पर पट्टी कर देती है। आखिर में कोनी बुकर और नोवा को एक जरूरी चेतावनी देता है। अगर रास्ते में सैनिकों ने पकड़ लिया तो किसी भी हालत में इंग्लिश मत बोलना, क्योंकि यहाँ के लोग इंग्लिश बोलने वालों को बिल्कुल पसंद नहीं करते। इसके बाद किरा बुकर और नोवा को जंगली लोगों जैसे कपड़े और थोड़ा सा राशन देती है ताकि सफर आसान हो सके। अब बुकर और नोवा फिर से घोड़ों पर सवार होकर टेलर की तलाश में निकल पड़ते हैं।
लेकिन आगे बुकर और नोवा का इंतजार किसी आसान रास्ते ने नहीं बल्कि लगातार बढ़ते खतरे ने कर रखा होता है। कुछ दूर पहुंचते ही सैनिकों को बुकर और नोवा के निशान मिल जाते हैं। सैनिक बिना वक्त गंवाए दूर से ही निशाना लगाकर बुकर के घोड़े को मार गिराते हैं। इसके बाद बुकर और नोवा दोनों को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। भागने का मौका मिलने से पहले ही बुकर और नोवा पर जाल फेंक दिया जाता है और बुकर और नोवा को कैद करके पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। इस बार बुकर पहले जैसी गलती नहीं करता। बुकर को कोनी की बात याद रहती है, इसलिए बुकर खुद को एक गूंगे जंगली की तरह पेश करने लगता है। सफर के दौरान बुकर अपनी आंखों से एक ऐसा मंजर देखता है जो बुकर को अंदर तक हिला देता है। सैनिक जंगली लोगों को इंसान नहीं बल्कि निशानेबाजी की प्रैक्टिस के लिए चलते फिरते टारगेट की तरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये देखकर बुकर समझ जाता है कि यहाँ किसी की जान की कोई कीमत नहीं है। कुछ देर बाद बुकर और नोवा को जेल में लाया जाता है। तभी किरा अपने पद का फायदा उठाकर पहरेदारों को समझाती है कि बुकर और नोवा दोनों साधारण कैदी नहीं हैं। किरा का कहना होता है कि यह बुकर और नोवा दोनों रिसर्च के लिए बेहद कीमती साबित हो सकते हैं और बुकर और नोवा पर एक्सपेरिमेंट करने से काफी अहम जानकारी मिल सकती है। इसलिए बुकर और नोवा को किरा की लैब में भेज देना चाहिए। लेकिन तभी नया जनरल बीच में बोल पड़ता है। जनरल के लिए बुकर और नोवा सिर्फ ट्रेनिंग के टारगेट हैं और जनरल किसी भी कीमत पर बुकर और नोवा को छोड़ना नहीं चाहता। ऊपर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन किरा हार नहीं मानती। जब बुकर और नोवा को आगे ले जाया जा रहा होता है तब किरा बहाना बनाकर बुकर और नोवा के पिंजरे का ताला जांचने लगती है। असल में किरा पिंजरे के ताले को और मजबूत नहीं बल्कि चुपके से खोलने लायक बना देती है। जाते जाते किरा बुकर को एक छोटा सा इशारा भी कर देती है जिसे सिर्फ बुकर ही समझ पाता है। अब बुकर सही मौके का इंतजार करता है। जैसे ही रास्ते में मौका मिलता है बुकर ताला खोलकर बाहर निकल आता है और चलते वाहन पर ही सैनिकों से भिड़ जाता है। हाथापाई के बीच किस्मत बुकर का साथ देती है। एक सैनिक तेज रफ्तार में पेड़ की मोटी शाखा से टकराकर नीचे गिर जाता है। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर बुकर दोनों घोड़ों को अलग कर देता है। अब एक घोड़ा नोवा के पास होता है और दूसरा बुकर के पास। बुकर और नोवा दोनों पूरी ताकत से वहां से निकल जाते हैं, लेकिन पीछा अभी खत्म नहीं हुआ होता। दूर से सैनिक तेजी से बुकर और नोवा की तरफ बढ़ते दिखाई देते हैं। बुकर तुरंत नोवा को घोड़े से उतरने के लिए कहता है। सामने कोई रास्ता नहीं बचता, इसलिए बुकर और नोवा दोनों पास ही मौजूद एक अंधेरी गुफा में छिप जाते हैं। गुफा के अंदर कदम रखते ही बुकर को कुछ अजीब महसूस होने लगता है। वहाँ की दीवारें बिल्कुल चिकनी होती हैं, जैसे दीवारों को किसी ने बनाया हो। यह जगह किसी प्राकृतिक गुफा जैसी बिल्कुल नहीं लगती। बुकर थोड़ा और आगे बढ़कर नीचे रखे एक पुराने सूचना बोर्ड को देखता है और अगले ही पल बुकर की सांसें थम जाती हैं। बुकर को समझ आ जाता है कि यह कोई साधारण गुफा नहीं बल्कि लगभग 2000 साल पुराना न्यूयॉर्क का अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन है। इतने सारे सुराग एक साथ जुड़ने के बाद बुकर के दिमाग में एक ही बात साफ होने लगती है। अगर यह जगह सच में अर्थ है तो फिर इतने सालों में आखिर हुआ क्या था? और अगर पूरी दुनिया तबाह हो गई थी तो क्या सच में कोई इंसान जिंदा नहीं बचा? इसी सवाल का जवाब अब बुकर की पूरी यात्रा बदलने वाला था। उधर नया जनरल और किंग अपनी पूरी सेना के साथ नए इलाकों पर कब्जा करने के मिशन पर निकल पड़ते हैं। लेकिन सफर की शुरुआत में ही जनरल और किंग का सामना कुछ रिसर्चर्स से हो जाता है। रिसर्चर्स हाथों में तख्तियां लेकर युद्ध का विरोध कर रहे होते हैं। रिसर्चर्स का कहना होता है कि शांति बहुत मुश्किल से मिली है और शांति को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहिए। लेकिन जनरल को रिसर्चर्स की एक भी बात मंजूर नहीं होती। जनरल तुरंत आदेश देता है कि उन सभी रिसर्चर्स को वहां से हटा दिया जाए और सेना बिना रुके आगे बढ़ती रहती है। इधर बुकर और नोवा कुछ देर गुफा के अंदर आराम करते हैं। हालात शांत लगते हैं, इसलिए बुकर बाहर जाकर देखने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही बुकर बाहर झांकता है बुकर को समझ आ जाता है कि सैनिक अभी भी गुफा के बाहर डटे हुए हैं और कहीं जाने का नाम नहीं ले रहे। अब सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचता है। बुकर और नोवा दोनों फैसला करते हैं कि गुफा के अंदर जाती उस रहस्यमयी सुरंग को ही तलाशा जाए। जैसे जैसे बुकर और नोवा आगे बढ़ते हैं एक अजीब सी लगातार गूंजती आवाज बुकर और नोवा के कानों में पड़ने लगती है। यह आवाज जितनी रहस्यमयी थी उतनी ही बेचैन करने वाली भी। उसी आवाज का पीछा करते हुए बुकर और नोवा एक ऐसे पाइप तक पहुंचते हैं जहां ऊपर जाने के लिए लोहे की सीढ़ी लगी होती है। बुकर पहले खुद ऊपर चढ़कर पूरी जगह का जायजा लेता है। जब बुकर को यकीन हो जाता है कि फिलहाल कोई खतरा नहीं है तब बुकर नोवा को भी ऊपर आने का इशारा करता है। इसके बाद बुकर और नोवा दोनों पाइपों के बीच बने रास्ते से नीचे उतरते हैं और जो नजारा बुकर और नोवा के सामने आता है वह बुकर और नोवा को हैरान कर देता है। बुकर और नोवा के सामने सदियों पुरानी न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी और सिटी हॉल जैसी इमारतें मिट्टी के नीचे दबी हुई दिखाई देती हैं। अब यह बात और भी साफ होने लगती है कि बुकर और नोवा किसी अनजान दुनिया में नहीं बल्कि उसी अर्थ के भूले हुए हिस्से में मौजूद हैं।
बुकर और नोवा दोनों उन इमारतों के बीच बने लंबे गलियारों से गुजरते हुए एक विशाल हॉल तक पहुंचते हैं। वहां चारों तरफ नजर दौड़ाते हुए बुकर की नजर एक बड़े दरवाजे पर पड़ती है। बुकर उस दरवाजे को खोलने ही वाला होता है कि तभी पीछे बने फव्वारे से अचानक पानी निकलने लगता है। बुकर पहले खुद पानी पीकर देखता है। सब कुछ सामान्य लगता है, इसलिए बुकर नोवा को भी पानी पीने का इशारा कर देता है। लेकिन अगले ही पल ऐसा कुछ होता है जिसकी बुकर ने कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही नोवा पानी पी रही होती है, बुकर का दिमाग अचानक धुंधला पड़ने लगता है। बुकर की सोच पर जैसे किसी और का कब्जा होने लगता है। बुकर का शरीर बुकर के अपने कंट्रोल में नहीं रहता और बुकर अनजाने में नोवा का सिर पकड़कर नोवा को पानी में डुबाने लगता है। इतना ही नहीं, बुकर नोवा को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश भी करता है। आखिर बुकर के साथ ये हो क्या रहा था? क्या उस पानी में कोई जहर था या फिर इसके पीछे कोई और ही ताकत काम कर रही थी? खुशकिस्मती से कुछ ही पल बाद बुकर की चेतना थोड़ी लौट आती है। बुकर घबराकर चिल्लाता है कि जो भी बुकर के दिमाग के अंदर है वह तुरंत बाहर निकल जाए। खुद को संभालते हुए बुकर पीछे हटा है और जल्दबाजी में सामने का दरवाजा खोलकर दूसरे हॉल में पहुंच जाता है। लेकिन वहां जो दृश्य बुकर का इंतजार कर रहा होता है वह पहले से भी ज्यादा रहस्यमयी था। बुकर के सामने एक अजीब सा व्यक्ति किसी विशाल न्यूक्लियर बॉम्ब जैसी चीज के सामने खड़ा होकर प्रार्थना कर रहा होता है। बुकर यह समझने की कोशिश करता है कि आखिर वह व्यक्ति किसकी पूजा कर रहा है। तभी बुकर के साथ कुछ ऐसा होता है जो सारी समझ से परे था। सामने खड़ा व्यक्ति एक भी शब्द नहीं बोलता, फिर भी बुकर साफ साफ उस व्यक्ति की सोच महसूस करने लगता है। बुकर को एहसास होता है कि यहाँ लोग बिना बोले सिर्फ अपने दिमाग से एक दूसरे से बात कर सकते हैं। इससे पहले कि बुकर कुछ और समझ पाता, दो गार्ड वहां पहुंचते हैं और बुकर को अपने साथ वहां के शासकों के सामने ले जाते हैं। पूरे रास्ते बुकर के साथ जो कुछ भी होता है वह सब शासकों की मानसिक शक्ति से बड़ी स्क्रीन पर साफ दिखाई देता रहता है। अब बुकर के मन में एक और सवाल उठता है, आखिर ये लोग हैं कौन? क्या ये वही इंसान हैं जिन्होंने दुनिया के खत्म होने के बाद जमीन के नीचे अपनी नई सभ्यता बसाई है? और अगर ऐसा है तो इन लोगों की टेक्नोलॉजी इंसानों से इतनी आगे कैसे पहुंच गई कि अब इन लोगों को बात करने के लिए आवाज की भी जरूरत नहीं पड़ती? आखिरकार बुकर अपनी बात रखता है। बुकर बताता है कि बुकर का यहाँ आने का मकसद सिर्फ अपने साथी टेलर को ढूंढना है। साथ ही बुकर यह भी मानता है कि यहाँ मौजूद सभी लोग बुकर की तरह ही उलझन में होंगे, क्योंकि बुकर अर्थ से निकला था, लेकिन किसी अनजान ग्रह पर पहुंचने की बजाय बुकर फिर से अर्थ पर ही कैसे लौट आया। साफ था कि इस पूरे रहस्य के पीछे समय की धारा में कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी छिपी हुई थी। वहां के शासक अपनी मानसिक शक्ति से बुकर की यादों और बातों को एक एक करके देखना शुरू करते हैं। कुछ ही देर में शासकों को यकीन हो जाता है कि बुकर जो बता रहा है उसमें ज्यादातर बातें सच हैं। लेकिन जैसे ही बात नोवा तक पहुंचती है, बुकर चालाकी दिखाता है। बुकर ऐसे बर्ताव करता है जैसे बुकर नोवा को जानता ही नहीं। मगर यहाँ झूठ छिपाना इतना आसान नहीं था। अगले ही पल शासक अपनी मानसिक शक्ति से सीधे बुकर के दिमाग पर हमला कर देते हैं। अचानक बुकर के पूरे शरीर में असहनीय दर्द फैल जाता है। अब बुकर को समझ आ जाता है कि कुछ देर पहले बुकर ने जो नोवा पर हमला किया था वह बुकर की अपनी मर्जी नहीं थी। बुकर के दिमाग पर पहले ही इन लोगों ने कब्जा कर लिया था। इसके बाद वहां मौजूद सभी शासक आपस में बिना बोले सिर्फ अपनी मानसिक शक्ति से तेजी से बातचीत करने लगते हैं। फैसला होने के बाद शासक बुकर से सीधा सवाल पूछते हैं कि ऊपर रहने वाले इंसान आखिर क्या करने वाले हैं। बुकर को साफ साफ सब कुछ बताना होगा। तभी वहां मौजूद प्रीस्टेस बुकर को चेतावनी देती है कि शासक जब चाहें बुकर के दिमाग को अपने कंट्रोल में लेकर बुकर को दर्द दे सकते हैं। साथ खड़ा गार्ड भी बात साफ कर देता है। शासकों की सबसे बड़ी ताकत कोई बंदूक या तलवार नहीं, बल्कि दिमाग पर हमला करने वाली आवाजें और डरावने भ्रम है। अगर बुकर ने सच नहीं बताया तो शासक बुकर को तड़पा तड़पा कर मार देंगे। मजबूर होकर बुकर सब कुछ बता देता है। बुकर कहता है कि ऊपर के इंसान युद्ध की तैयारी कर रहे हैं और शायद इंसानों की सेना इसी तरफ बढ़ रही है। इसके बाद शासक नोवा को भी वहां ले आते हैं। ऊपर से प्रीस्टेस शांत आवाज में कहती है कि शासक किसी को मारना नहीं चाहते, लेकिन अगला पल पुजारिन की बात का असली मतलब सामने ला देता है। पुजारिन बुकर और नोवा दोनों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने का फैसला करती है। शासक फिर से बुकर के दिमाग पर कब्जा कर लेते हैं। इस बार बुकर अपने होश में नहीं होता। बुकर नोवा के करीब जाता है और अचानक नोवा को बेहोश कर देता है। उधर इसी बीच जनरल की सेना भी गुफा के बिल्कुल पास पहुंच जाती है। सेना को रोकने के लिए भूमिगत शासक अपनी मानसिक शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। देखते ही देखते पूरी गुफा के आसपास भयानक जंगल की आग का भ्रम फैल जाता है। इतना ही नहीं, सेना को ऐसा भी दिखाई देने लगता है जैसे सैनिक उसी आग में जल रहे हों। मकसद सिर्फ एक था,
किसी तरह पूरी सेना को डराकर वापस भेज दिया जाए। कुछ सैनिक सचमुच घबरा जाते हैं। सैनिक आपस में पूछने लगते हैं कि क्या अब भी आगे बढ़ना सही होगा। तभी भ्रम के बीच सैनिकों को अपने पूर्वजों की खून से लथपथ तस्वीरें दिखाई देती हैं। लेकिन किंग इस सब पर भरोसा नहीं करता। किंग समझ जाता है कि यह सब सिर्फ दिमाग का खेल है। बिना रुके किंग अकेले ही घोड़ा दौड़ाकर उस आग के बीच से निकल जाता है और अगले ही पल पूरा भ्रम टूट जाता है। ये देखकर जनरल तुरंत अपनी सेना को आगे बढ़ने का आदेश दे देता है। दूसरी तरफ भूमिगत शासक यह सब अपनी मानसिक शक्ति से देख रहे होते हैं। तभी शासकों को एक बेहद खतरनाक सच्चाई का एहसास होता है। अगर कोई इंसान इस तरह शासकों के भ्रम को तोड़ सकता है तो इसका मतलब साफ है कि शासक इन सैनिकों के दिमाग पर पूरी तरह कब्जा नहीं कर सकते। अब शासकों के सामने सिर्फ एक आखिरी रास्ता बचता है। थोड़ी देर की चर्चा के बाद शासक फैसला करते हैं कि सभी लोगों को सुरक्षित जगह भेजा जाए और जवाबी हमला करने के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब तैयार किया जाए। इसके बाद पूरा भूमिगत समुदाय एक साथ इकट्ठा होकर एक अनोखी रस्म निभाता है और फिर अचानक भूमिगत समुदाय अपने चेहरे से नकाब उतार देते हैं। यही कहानी एक और बड़ा मोड़ लेती है। अब जाकर पता चलता है कि ये लोग असल में इंसान हैं ही नहीं। ये लोग इंसानों से मिलती जुलती एक बदली हुई प्रजाति के जीव हैं, जिन्होंने जमीन के नीचे अपनी अलग दुनिया बसा ली है। उधर बुकर को भी आखिरकार टेलर के साथ उसी कैद खाने में डाल दिया जाता है। टेलर बुकर को देखते ही खुश हो जाता है। टेलर और बुकर दोनों जल्दी जल्दी सारी बातें एक दूसरे को बताते हैं। तभी टेलर को समझ आता है कि पहले रास्ते में दिखाई देने वाली जंगल की आग कोई असली आग नहीं थी। वह आग भी इन्हीं भूमिगत जीवों द्वारा बनाया गया मानसिक भ्रम था, जिसकी वजह से टेलर यहाँ तक पहुंचा था। सारी जानकारी साझा करने के बाद टेलर सबसे पहले नोवा के बारे में पूछता है। बुकर बताता है कि शायद नोवा को भी कहीं कैद करके रखा गया है। तभी पास खड़ा गार्ड एक बार फिर बड़ी शांति से कहता है कि भूमिगत जीव अपने दुश्मनों को मारने में विश्वास नहीं रखते। भूमिगत जीवों का तरीका बिल्कुल अलग है। भूमिगत जीव अपने दुश्मनों को खुद एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर देते हैं। इतना कहते ही गार्ड फिर से अपनी मानसिक शक्ति का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है और अगले ही पल एक नया खतरा टेलर और बुकर दोनों की तरफ बढ़ने लगता है। अगले ही पल गार्ड अपनी मानसिक शक्ति का इस्तेमाल करता है और बुकर तथा टेलर एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं। टेलर और बुकर दोनों पूरी तरह अपने होश में नहीं होते। कभी बुकर टेलर को जमीन पर गिरा देता है तो अगले ही पल टेलर पलटकर बुकर को दूर फेंक देता है। यह लड़ाई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। काफी देर तक यही चलता रहता है। आखिरकार गार्ड बीच में ही टेलर और बुकर को रोक देता है, लेकिन गार्ड का इरादा लड़ाई खत्म करने का नहीं था। गार्ड बुकर के हाथ में एक भारी हथियार थमा देता है ताकि मुकाबला और भी खतरनाक हो जाए। अब बुकर उसी हथियार से टेलर पर लगातार हमला करने लगता है। तभी बाहर गलियारे में मौजूद नोवा के कानों तक लड़ाई की आवाज पहुंचती है। नोवा मौका देखकर गार्ड के हाथ पर जोर से काट लेती है और वहां से भागकर सीधे उस कमरे तक पहुंच जाती है। अंदर का नजारा देखकर नोवा घबरा जाती है। टेलर और बुकर एक दूसरे की जान लेने पर उतरे हुए दिखाई देते हैं। नोवा समझ जाती है कि अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो सब खत्म हो जाएगा। अपनी पूरी ताकत जुटाकर नोवा पहली बार जोर से टेलर का नाम पुकारती है। नोवा की आवाज पूरे हॉल में गूंज जाती है। उसी पल गार्ड का ध्यान नोवा की तरफ चला जाता है और यही मौका टेलर को फिर से अपने होश में वापस ले आता है। बिना एक पल गंवाए टेलर गार्ड के चेहरे पर जोरदार मुक्का मार देता है। बुकर भी तुरंत टेलर का साथ देता है। टेलर और बुकर दोनों मिलकर लगातार हमला करते हैं और आखिरकार गार्ड वहीं ढेर हो जाता है। लेकिन राहत ज्यादा देर टिक नहीं पाती। कुछ ही पलों बाद ऊपर की सेना पूरे भूमिगत ठिकाने में घुस आती है। मानसिक शक्ति वाले जीव सैनिकों के सामने टिक ही नहीं पाते और देखते ही देखते पूरा अड्डा सैनिकों के कब्जे में चला जाता है। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर टेलर, बुकर और नोवा वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन किस्मत एक बार फिर टेलर, बुकर और नोवा का साथ छोड़ देती है। सामने से एक हथियारबंद सैनिक आ जाता है। टेलर और बुकर तुरंत उस हथियारबंद सैनिक पर हमला कर देते हैं। मरने से पहले वह सैनिक ट्रिगर दबा देता है और चली हुई गोली सीधे नोवा को लग जाती है। सब कुछ एक पल में बदल जाता है। नोवा वहीं गिर जाती है और नोवा की मौत हो जाती है। टेलर कुछ पल तक नोवा को देखता ही रह जाता है। टेलर के चेहरे पर सिर्फ पछतावा होता है। टेलर को लगता है कि अगर टेलर नोवा को अपने साथ इस सफर पर न लाता तो शायद नोवा का अंत ऐसा नहीं होता। लेकिन अब लौटने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। दूसरी तरफ सैनिक पूरे भूमिगत शहर में तोड़फोड़ मचाते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। तभी सैनिकों को एक कमरे में प्रीस्टेस की लाश मिलती है। लगातार बढ़ते दबाव और हार को देखकर पुजारिन ने खुद अपनी जान ले ली थी।
इसके बाद सेना सीधे मुख्य हॉल की तरफ बढ़ती है, जहां इस पूरी सभ्यता के शासक मौजूद थे। खुद को घिरता देखकर शासक पहली बार इंग्लिश में बोलते हैं। शासक सामने रखे न्यूक्लियर बॉम्ब की तरफ इशारा करते हुए चेतावनी देता है कि अगर कोई आगे बढ़ा तो शासक इस न्यूक्लियर बॉम्ब को इस्तेमाल करने से नहीं हिचकेगा। लेकिन सैनिक शासक की बात का मतलब समझ ही नहीं पाते। सैनिक तो सिर्फ इस बात पर हैरान रह जाते हैं कि यह अजीब सा जीव इंसानों की भाषा कैसे बोल रहा है। अगले ही पल शासक किसी मशीन को चालू करने के लिए बटन दबाता है, लेकिन सैनिक शासक को गंभीरता से लेने की बजाय तुरंत गोली मार देते हैं। ये सब टेलर और बुकर दूर छिपकर देख रहे होते हैं। टेलर और बुकर दोनों समझ जाते हैं कि अब एक साथ रहना सही नहीं होगा, इसलिए अलग अलग होकर आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। उधर जनरल अपने सैनिकों को आदेश देता है कि इस अजीब से हथियार को तुरंत गिरा दो। सैनिक न्यूक्लियर बॉम्ब को धक्का देकर नीचे गिरा देते हैं। जमीन पर गिरते ही न्यूक्लियर बॉम्ब में से भारी मात्रा में धुआं निकलने लगता है। टेलर कुछ करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी जनरल की नजर टेलर पर पड़ जाती है। बिना देर किए जनरल टेलर पर गोलियों की बौछार कर देता है। टेलर बुरी तरह घायल होकर गिर पड़ता है। यह देखकर बुकर भी जवाबी गोली चलाता है और जनरल को मार गिराता है। इसके बाद बुकर बाकी सैनिकों से अकेले भिड़ जाता है, लेकिन बुकर की गोलियां खत्म हो जाती हैं। हथियार खाली पड़ते ही सैनिक बुकर को भी गोली मार देते हैं। अब टेलर अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है। टेलर टूटे हुए दिल से उन सैनिकों को इंसानियत का दुश्मन कहता है। फिर गिरते हुए टेलर का हाथ अनजाने में न्यूक्लियर बॉम्ब के एक्टिवेशन बटन पर जा पड़ता है। अगले ही पल इतना भयानक विस्फोट होता है कि पूरी अर्थ तबाह हो जाती है। और यही कहानी ऐसा झटका देती है जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। एक एक करके लगभग सभी मुख्य किरदार खत्म हो जाते हैं, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती।